नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। इतिहास की धूल झाड़कर जब नायक बाहर आते हैं तो सिर्फ यादें ताज़ा नहीं होती, बल्कि वर्तमान की राजनीति की धड़कन भी बढ़ जाती है। भोपाल की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब गवाह बना है कैसे योद्धा की शौर्य गाथा का, जिसे इतिहास के पन्नों ने शायद वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। हम बात कर रहे हैं नर्मदा टाइगर राजा हिरेश शाह लोधी की। 1857 की क्रांति से ठीक 15 साल पहले 1942 के बुंदेला विद्रोह की मशाल जलाने वाले हीरापुर के राजा हिरेश शाह की याद में भोपाल में एक विशाल शौर्य यात्रा निकाली। जम्बूरी मैदान तक पहुंचते पहुंचते ये यात्रा केवल एक श्रद्धांजलि सभा नहीं रही, बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत में लोधी पावर का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बन गई। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि हृदय शाह ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, लेकिन आज की चर्चा इस बात पर भी है कि क्या इस समाज के बहाने लोधी अपनी राजनीतिक उपेक्षा का हिसाब मांग रहे हैं। और आंकड़ों पर गौर करने लायक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की करीब 9% आबादी और 65 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करने वाला यह समाज सत्ता की चाबी अपने पास रखने का दावा करता है। उमा भारती हो, प्रहलाद पटेल हो, इसके साथ ही धर्मेंद्र लोधी हो, साध्वी रामसिया भारती जैसे चेहरों की मौजूदगी बताती है कि लोधी समाज अब केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की सत्ता का एक मजबूत प्रेशर ग्रुप है। आज के हमारे इस शो में हम पड़ताल करेंगे कि क्या राजा हृदय शाह की शौर्य यात्रा के जरिए लोधी समाज ने 2028 और उसके आगे की सियासी बिछा दी है, और क्या यह आयोजन समाज को एकजुट कर पाएगा, सत्ता के गलियारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की एक सोची साझी समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। तो आज अटेंशन में इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित राजा हृदय शाह लोधी की शौर्य यात्रा लोधी समाज के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र रहा। ये सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए लोधी समाज ने कई राजनीतिक संदेश भी दिए। मंच से नेताओं की मौजूदगी और उनके तेवर साफ बता रहे थे कि ये ताकत दिखाने के साथ साथ अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी का हिसाब मांगने का भी मौका था। कार्यक्रम में लंबे समय से सियासत के हाशिए पर मानी जा रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि देश में सामाजिक बराबरी के लिए आरक्षण जरूरी है। जब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक साथ सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। तो वही हाल ही में विवादों में रहे प्रीतम लोधी ने भी सियासी संकेत देते हुए लोधी समाज की घटती राजनीतिक हिस्सेदारी पर सवाल खड़े कर दिए। इधर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने संयम और धैर्य का संदेश दिया, तो वही लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष जालम सिंह पटेल ने कहा कि हमारी सरकारों में भी वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। जब हम जवान हुआ करते थे तो दो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मैं हर मंच से बोलता हूं आज हमारा जीरो लगा है दोस्तों, जीरो। आप पे आस कर रही है, पूरी जनता आपकी नजर देख रही है कि आप लोग आगे आओगे, मैदान में आओगे तो हमें देश में एक मुख्यमंत्री जरूर चाहिए दोस्तों, एक जरूर चाहिए। हम राज परिवारों की भी अगर हम बात करें, राज परिवारों की हालत क्या है। राजा हृदय शाह जी के परिवार है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी क्या किया है, हम पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कुछ नहीं किया, और हमारी सरकारों की अगर बात करें तो उनके पास वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। हमें अगर कोई बड़ी चीज चाहिए तो हमें इंतजार भी लंबा करना होगा, ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि 10-5 लोगों के विधायक, सांसद और मंत्री बन जाने से कोई समाज सामर्थ्यवान नहीं होता, ये मैं कहने का हक रखता हूं। यानी मंच एक था लेकिन सुर अलग अलग थे। कहीं शक्ति प्रदर्शन, कहीं सियासी दबाव, तो कहीं उपेक्षा का दर्द खुलकर सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस ने भी लपक लिया और बीजेपी पर निशाना साधा।
देखिए, लोधी समाज के मन से जो आज बात उठकर आई है वह कोई साधारण बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के आपसी कलह का एक विस्फोटक है। उमा भारती जी का यह कहना कि आरक्षण कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, तो क्या उन्हें संशय है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, जिस आरक्षण और संविधान को ख़त्म करने की बात करती है, तो ये इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं वो संविधान को ख़त्म करना, आरक्षण को ख़त्म करने की दिशा में है। क्योंकि इस तरह का बयान आना ये इस बात को साबित करता है कि भाजपा कहीं ना कहीं आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये शौर्य यात्रा महज एक सामाजिक आयोजन था या फिर इसके जरिए लोधी समाज ने अपनी सियासी ताकत का एहसास कराते हुए पार्टी नेतृत्व को साफ संदेश दिया है। क्या ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले चुनाव से पहले दबाव की राजनीति का हिस्सा है या फिर अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई? क्या भोपाल से उठी ये हुंकार प्रदेश की सियासत में नए समीकरण गढ़ पाएगी? खैर, इन सवालों के जवाब भी आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और अभी तो ऐसा कोई ओकेजन था नहीं, अगर जयंती को छोड़ दिया जाए कि कोई उस संग्राम के 150 साल हो गए हों, 200 साल हो गए हों, फिर राजधानी में इस शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या निकाले जाए? देखिए मनोज जी, समाज की तरफ से इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं और निश्चित रूप से राजनीतिक संदेश तो उसके होते ही, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन समाज के माध्यम से कही जाने वाली बातें कई बातों को समाहित कर लेती है जी। और मैं यदि मेरी बात को यूं कहते हुए शुरू करूं तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी कि जब सत्ता अपनी सीमाओं से बड़ी हो जाए, विपक्ष कमजोर हो जाए और विपक्ष की बात न सदन में न सदन के बाहर सुनी जाए और मीडिया कर्मियों को डराया जाए और मीडिया अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं रहे, तब लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाज खड़े होते हैं। और मध्य प्रदेश में ये स्थिति मुझे दिख रही है कि समाज खड़े होने लगे हैं और ये सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक जो दबाव है, यही लोकतंत्र की रक्षा कर पाएगा। इसलिए इस सूत्र वाक्य के आधार पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं जी। पहली बात यह है कि उमा भारती जी के बारे में मैं बहुत स्पष्ट कह सकता हूं, क्योंकि मैं उसमें एक सहभागी के रूप में मान लीजिए, अंश के रूप में मान लीजिए। मध्य प्रदेश में आज जो सत्तासीन लोग हैं, सत्ता जिनके हाथ में है या इससे पहले जिनके हाथ में रही थी, वो निश्चित रूप से उमा भारती जी के द्वारा दी गई सत्ता है। क्योंकि मैंने जब उनको मध्य प्रदेश की धरती पर घूमते देखा था। लेकिन क्या अकेले एक नेता बिना संगठन के काम कर सकता है? मतलब अगर समाज की बात करें, किसी नेता की बात करें, क्योंकि नेता तो हमने कई पार्टियों देखे बड़े लोकप्रिय रहे, लेकिन वो सत्ता ही नहीं दिला पाए हैं। लेकिन सुंदरलाल पटवा जी भी इतने ही लोकप्रिय थे और उन्होंने भी यात्राएं निकाली थी, लेकिन उस यात्रा का कंक्लूड सरकार नहीं था। मैं केवल अपनी बात जो तर्क के साथ कह रहा हूं वो ये है, एक व्यक्ति नहीं, उमा भारती के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी 2004 में, वो जो है बेस था भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार का। इसलिए उनकी अनदेखी वाली जो बात है या जो चर्चा में आ रही है, आपके भी माध्यम से बोली गई है, उसके संदर्भ में मैंने ये बात कही है। दूसरी बात यह है, पिछला चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय तो उनका अपना खुद था कि मुझे नहीं लड़ना है चुनाव। पांव पे कुल्हाड़ी मारना एक भूल अलग है, मैं समाज की बात के साथ जोड़ करके कह रहा हूं। जी। जब प्रीतम लोधी ये कहते हैं कि हमारे एक समय 2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनका स्पष्ट कहना है कि मध्य प्रदेश में उमा भारती और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जो है वो जो लोधी समाज के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी। ये एक बात है कि सामाजिक संस्थाएं और एसोसिएशन, संगठन जो हैं वो इस प्रकार की बातें कहने के अधिकार ले रही हैं, जो बातें मीडिया को और विपक्ष को कहना चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको संकेतात्मक रूप से कह रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण संबंधी बात की गई है, आरक्षण मनोज जी आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, संविधान प्रदत्त आरक्षण जो है वो केवल SC और ST का है। बिल्कुल।
वो उन दोनों समाजों के उत्थान और सामाजिक बराबरी के लिहाज से दिया गया था, जिस पर देने से पहले लंबी बहस हुई थी, संविधान सभा ने बहस की। लेकिन वो भी दोनों 10 साल बाद के के लिए जो था, आरक्षण, लेकिन आज तो 80 साल हो रहे हैं। हाँ, दोनों जो बाद के जो आरक्षण है, ओबीसी और ये महिला वाला, ये पॉलिटिकल गेन के लिए है, राजनीतिक लाभ के लिए दिए गए दोनों आरक्षण है। इनका सामाजिक उत्थान से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि एससी और एसटी को दिया गया आरक्षण सामाजिक उत्थान के लिए और सामाजिक बराबरी के लिए था, जबकि ओबीसी, और क्योंकि ओबीसी का तो निर्धारण ही नहीं किया गया कि कौन सी जातियां ओबीसी में आएंगी, आज भी ओपन स्पेस है, जब चाहो ओबीसी में आ जाए, थोड़े दिन में तो ब्राह्मण ओबीसी में आ जाएंगे। तो ये जो ओबीसी का भाई और महिला हम तो ये भी देख रहे हैं ना कि प्रदेश के एक हिस्से में बागरी एससी में आ रहा है, दूसरे में कहते हैं वो ठाकुर में जाते हैं। मीणा हम देखते हैं कि एक हिस्से में वो एससी में जाते हैं, बाकी में ओबीसी में जाते हैं। ये वही जो मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक सरोकार के साथ हमने व्यवस्थाएं नहीं करी। ये दोनों आरक्षण जो है, महिलाओं वाला और ये पॉलिटिकल आरक्षण है, ये सामाजिक समन्वय का, क्योंकि महिलाओं के साथ कोई ऐसा नहीं है कि उनको पॉलिटिक्स में आप लेकर के आपने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया, पर्याप्त है। फिर आप जब ये दे रहे हो, इसमें चुनाव का जो आरक्षण दे रहे हो, इसका क्या आशय है? ये केवल राजनीतिक गेन, एक महिला है वोट दें, इसके अलावा इसका दूसरा कोई मकसद हो नहीं सकता। सामाजिक उत्थान के लिए तो आपने उनको सरकारी सेवाओं में 50% और लगभग दे ही दिया है, और नागरिक निकायों में आप, लेकिन वो सारी सेवाओं में नहीं है ना। इतनी में तो सारी सेवाओं में आप कैसे ले लोगे ना महिलाओं को? तो ये एक बहुत सब सोचने समझने वाली बातें। तो ये जो सामाजिक संगठनों के माध्यम से कही जाने वाली बातें हैं, इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में सीनियर लीडरशिप जो भाजपा की है, वो उसके साथ समन्वय बैठाने जैसी स्थिति नहीं है। कारण स्पष्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि विपक्ष के पास इतनी शक्ति नहीं बची कि वो सरकार को ये बता सके कि आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। बताइए कि इंदौर में एक पत्रकार सवाल पूछे और सवाल पूछने के बाद उसको नौकरी से निकलवा दिया जाए, तो आप कैसे मान के चलोगे कि कल लोकतंत्र के बारे में आप सही आईना दिखाने नहीं, ये तो ऐसे उदाहरण हमने तमाम देखे, लेकिन कई बार होता है कि सबकी एक मर्यादा रहती है। लेकिन ब्रजेश जी, समाज के बहाने सही, शक्ति प्रदर्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन एक या तो फिर समाज ये बता दे कि हम ये करना चाह रहे हैं, हमने समाज के लिए ये किया है। अब जो प्रहलाद पटेल ने कहा है कि भाई लंबा इंतजार करना पड़ेगा कुछ बड़ा पाना हो, तो कई बार होता है कि आप नहीं हो पाता है, या कई समाज हम ऐसे देखें कि छोटे छोटी समाज के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती, बड़ी समाज को नहीं मिल पाती हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि अगर आपको ये सब कुछ करना है तो सारी समाज अगर सड़क पर उतर भी जाएंगी, तो रिजर्वेशन की बात हो रही है अगर, तो कितने % बचा है, कितने लोगों को मिल पाएगा, सरकारी नौकरियां कितनी बची हैं? निश्चित तौर पर मनोज जी, मंच जरूर समाज का था, लेकिन शब्द तो पूरी तरह सियासी थे। आप देखिए, तमाम नेताओं के भाषण सुनिए, सबके अपने अपने एक ही मकसद था। यदि जालम सिंह को सुन लें, प्रहलाद पटेल को सुन लें, उमा भारती को सुन लें, प्रीतम लोधी को सुन लें, सबका एक ही मकसद था कि ताकत कैसे मिलनी चाहिए और राजनीतिक ताकत कैसे मिलनी चाहिए। प्रीतम लोधी को देख लीजिए, क्या समाज के आधार पर आप सीएम तय करेंगे? फिर आप यदि समाज की बात कर रहे हैं तो या तो समाज की बात कर लीजिए या राजनीति की बात कर लीजिए। तमाम समाजों के क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो समाज का भला हो जाता है क्या? क्या कल्याण सिंह बन गए तो समाज का भला हो गया क्या? या उमा भारती जी बन गए तो समाज का भला हुआ? आप उनको अपनी राजनीति की जो ताकत है उसमें इस्तेमाल कर रहे हो ना आप समाज का। भाई होता ही है ना, फिर उमा भारती का पावर आता है तो भाई भी पावर में जाता है, भतीजे विधायक हो जाते हैं। प्रहलाद पटेल पावर में आते हैं तो भाई विधायक हो जाता है। कोई तीसरा राज्य में चले जाए क्या? क्या जी समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए तो किस तरह से एक वर्ग, एक समाज, उसमें एक परिवार के 35-40 लोग आप बिहार में चले हो जाते हैं, तो आप देखिए कि बाकी समाज का, लेकिन आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हो? क्या आप उनको अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने के लिए आप उनका उपयोग कर रहे हो? समाज में आपको सुधार लाना है तो आप वो सामाजिक यदि सम्मेलन कर रहे हैं तो समाज की बात कीजिए, समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की बात करिए, कैसे समाज आगे बढ़े, सबको साथ लेकर चले, उसकी बात करना चाहिए। क्या आप समाजों में बांटेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए, सामाजिक सम्मेलन में सब चीजें बातें होती हैं, लेकिन उसमें समाज की बुराइयां भी देखी जाती हैं। हमने देखा बहुत सारे सामाजिक सम्मेलन होते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम 13वीं के बंद करेंगे, हम जिस तरह से दहेज के खिलाफ जो समाज में कुरीतियां हैं उनको बंद करेंगे, तो एक अलग संदेश जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से अभी उज्जैन के बड़नगर से एक अच्छी खबर आती है कि एक पिता जो है 25 लाख की नकदी और
25 तोला सोना बिल्कुल ठुकरा इस देता पूरे है। इस पूरे सामाजिक सम्मेलन को आपने नाम तो सामाजिक सम्मेलन दिया, लेकिन उस दिशा में कहीं कदम उठाते आप दिखे? आपने कहा धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे तो आपको बड़ा होगा। एक मंत्री, दो मंत्री, तीन मंत्री से आपका कुछ नहीं होने वाला। तो क्या मंत्री बनने से समाज की बुराइयां दूर हो जाती हैं क्या? यह सबसे पर एक ही लक्ष्य है कि आपको मंत्री बनना है, आपको ऊपर पद चाहिए, आपको मुख्यमंत्री बनना है, क्या आपको समाज सेवा करना है? यदि आप राजनीति में आए हो तो सिर्फ समाज की नहीं सोच सकते हो आप। मंच आपका सामाजिक हो सकता है, लेकिन आप पूरे यदि आप मंत्री हो तो क्या आप एक समाज के बारे में सोचेंगे? फिर दूसरा, उस सीट पे हो सकता है आपकी समाज की संख्या बहुसंख्यक ज्यादा हो, लेकिन बाकी लोग भी तो आपको वोट करते ही हैं। हाँ, तो राजनीति मुख्यमंत्री जी ने कुछ तो बोला होगा मनोज जी। बिल्कुल बोला है ना, उन्होंने कहा कि किताबों में उनको सम्मान मिलेगा, उनकी जो जीवन यात्रा है, जो उनकी जीवनी, वो पढ़ाई जाएगी, उनकी प्रतिमा स्थापित होगी। ये बोला है आज मुख्यमंत्री ने जी। तो मनोज जी, निश्चित तौर पर जो समाज के जो नायक हैं उनको आगे रख के आपको प्रेरणा देना चाहिए था, जो वहाँ पे कोशिश की गई है। और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यदि कोई बुराइयों से लड़े हैं तो उनको आपने आक्रांता और आपराधिक कैटेगरी में क्यों ला दिया, इसकी बात होनी चाहिए थी। उनको सम्मान मिले, उसकी बात होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक संदेश तमाम लोगों ने दिया। यदि जो लोग कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए, तो पहल तो उनको भी करनी चाहिए ना। वो थे तो सरकार में थे तो कर देते, आदेश लागू कर देते भाई, जितने दिन की सरकार थी कि आप पढ़ाइए उनको। ये तो कंपलसरी कर सकते थे ना, पावर था आपके पास। उसके लिए आदेश की जरूरत क्या, आप स्वेच्छा से पढ़ा लीजिए ना। हमने देखा अभी डिंडोरी कलेक्टर की तस्वीर आई थी कि बच्ची उनकी आंगनवाड़ी पढ़ रही। तो आपको पहल तो आपको करना पड़ेगी, सिर्फ भाषणों से काम नहीं होगा। और सिर्फ अपनी समाज को इस आधार पर कि आप एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल करें, मुझे नहीं लगता है कि आप मंत्री हैं, आप जिन पदों पर रहे हैं, आपको तमाम समाजों को लेकर चलना चाहिए। यदि इसी आधार पर चयन होने लगे कि एक समाज का ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, उस समाज का वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो कल शर्मा जी भी कह सकते हैं कि हमारी इतनी आबादी है, हम बीजेपी को इतना वोट देते हैं, तो शर्मा इतने सारे मंत्री होने चाहिए। मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं। भाई जिसमें जो काबिलियत होगी, आप बात करते हो ना आरक्षण नहीं होना चाहिए, काबिलियत के आधार पर होना चाहिए। तो एक मापदंड होना चाहिए ना कि किस आधार पर। और जब उस पद पर आप पहुंच जाओ तो आप समाज से विरक्त हो जाओ। आप समाज को अकेले को मत देखो, आप सबको समान रूप से देखो, क्योंकि आप वो जिम्मेदारी निभा रहे हो। यदि आप किसी भी मंच पर हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप एक मंत्री हैं, तो आपको किस तरह के संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ समाज को। क्योंकि यदि आप समाज को भी भाषण देंगे तो वो जाएगा, लोग फिर आपको एक समाज का नेता मानकर बात करेंगे। यदि आप वहां पे हैं, यदि मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, आप निश्चित तौर पर एक दायरे में रहकर आप अपने समाज को भी संदेश दे सकते हैं और राजनीतिक संदेश भी दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन शर्मा जी, किसी भी समाज या जाति के महानायक को सम्मान देने की पहली प्राथमिकता उसी समाज की होना चाहिए। हमने देखा कि रानी अवंतीबाई लोधी को पर्याप्त सम्मान मिला है, ऐसा नहीं कि उमा भारती मुख्यमंत्री रही तभी मिला है। उनकी भोपाल में हमने प्रतिमाएं देखी हैं, तमाम सारी चीज़ें देखी हैं। तो सारों को फिर इकट्ठा करके क्यों ना देखा जाए, और फिर ये क्यों माना जाए क्योंकि उन्होंने अकेले लोधियों के लिए तो लड़ाई नहीं लगी होगी। जैसे टांट्या भील का जिक्र होता है या तमाम सारे 1857 की क्रांति का जिक्र होता है कि मंगल पांडे ने केवल पांडे या ब्राह्मणों के लिए तो क्रांति का बिगुल नहीं बजाया था। नहीं, देखिए क्या होता है, एक निमित्त लिया जाता है बात अपनी कहने की, क्योंकि ये लगभग ये बात सारी राजनीतिक है। और ये मुझे लगता है कि उमा भारती जी को फिर से स्थापित करने के लिए ये सारी कसरत रही होगी। और ये बात आपकी जो मैंने पहली बार में भी मैंने टिप्पणी की थी कि उमा भारती जी ने तो अपने राजनीतिक अहंकार में आकर के अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी कि मैं नहीं करूंगी, चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों कहना चाहिए उनको? नहीं लड़ना है, पार्टी के अंदर बात करिए, आप सार्वजनिक घोषणा करके क्या बताना चाहते हैं? और आज की भारतीय जनता पार्टी जहाँ केवल जीत ही जीत मिल रही है, जहाँ कार्यकर्ताओं की कतार लगी हुई है, वहां यदि आप ये दंभ भरेंगे तो आपको कौन पूछने वाला है? तो ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट है। ये समाज का जो प्रेशर आज बनाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा बेस यही है कि जो 3-4 लोग हैं। अब आप ये समझिए कि जब मान लो प्रहलाद पटेल जी को दिल्ली से भोपाल लाया गया, तो आपको सबको मालूम है, अपन सबको की खबर थी कि क्या क्या के लिए लाया गया है। और जब निर्वाचन हुआ, निर्वाचन में बातें अलग हो गई। तो जब अलग हो गई तो आपको इंतजार करना चाहिए, आप समाज को इंतजार करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये सारी चीजें बड़ी संदेशात्मक है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है मनोज जी कि आज का जो सामाजिक सम्मेलन है, ये समाज की प्रेशर बनाने के लिए और समाज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए, दोनों मकसदों के लिए किया गया है। अब आप फिर कोई बात आ जाएगी कि आप एक समाज का देखिए कि बड़े नेता की पत्नी हो जाएगी, कभी खुद हो जाएंगे, कहीं भाई हो जाएगा, कभी भतीजा हो जाएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए, लोधी समाज का यदि आपको अध्यक्ष बनाना है तो फिर आप जो है 4-5 लोगों से बाहर निकलना नहीं चाहते हो। और एक बात मैं बताता हूँ, देखिए
ये सारे नेता जितने भी हैं, ये इसी समाज के दबाव और प्रभाव के कारण बड़े नेता हैं। हालांकि मैं फिर से दोनों बातें दोहराऊंगा कि उमा भारती जी का जन स्वीकार्यता आज कम नहीं है, आज भी कम नहीं है, और प्रहलाद पटेल जी का सामाजिक सरोकार काफी बड़ा है, हम सब जानते हैं। और प्रहलाद पटेल जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जो बोलते हैं वो खरा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, छुपा उनके पेट में बहुत देर तक कोई बात रहती नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो लीडरशिप के लायक होते हैं, देखिए मेरा बिल्कुल मानना है जी। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारा जो कवायद है, कसरत है, ये सारी उमा जी को दोबारा से टिकट दिलाने की कसरत है। और उमा जी एक बार फिर से भारत की पॉलिटिक्स में, क्योंकि देखिए उमा जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो केवल इनके कारण गड़बड़ नहीं हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरह की बातें की, छद में धर्मनिरपेक्ष है और वो ऐसा है और वैसा, ये सब जो बातें आपने उस समय बड़प्पन में बोल दी थी, उसका खामियाजा आपको लगातार भुगतना पड़ रहा है। नहीं देते तो आपको टिकट वैसे ही नहीं मिलने वाली थी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, इनको मानना चाहिए। और ये जो है सामाजिक दबाव बना करके अपने आप को फिर से स्थापित करने की कसरत है। ब्रजेश जी, आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि अब जो उमा भारती जिस दौर से गुजर रही, जो शर्मा जी ने भी कहा है कि एक पूरा समाज, भाई जो सब नेता तो ऐसी कैटेगरी होती है कि अगर जरूरत पड़े बीच में जी एक बात बीच में और मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए उमा जी के जो राजनीतिक स्थिति हालात बने हुए हैं देश भर में, इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं है। बिल्कुल, वो खुद दोषी हैं। वो अपने खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती, अपने विश्वसनीय टीम पर भरोसा नहीं करती। उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उनके अंदर जो है थोड़ी देर विनम्रता रहती है, उसके बाद कूट के अहंकार भरा हुआ है। जो वो अपनी भाषा बोलती है, उस भाषा से उनके प्रति जो भाव, पॉलिटिकल कटाक्ष, जो एक दूसरे के प्रति जो एक कहता ना कि साहब आप देख लीजिए, ये बातें बहुत तो वही तो शर्मा जी ने कहा ब्रजेश जी, तो बावजूद लगता है कि इस राजनीति में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मौका पड़ता भाई भाई के खिलाफ चुनाव लड़ लेता है। इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। वहाँ कोई दूसरा नेता अपने भाई भतीजे सबको पीछे करके किसी एक ऐसे नेता पे दाव लगाएगा जो केंद्र की आंखों में किरकिरी बनी हुई है, जिसका जो शर्मा जी ने बताया, जिनमें अहंकार कूट के भरा है, वो पूरी समाज इस पर दाव लगाएगी क्या? क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि लोधी समाज के तो विधायक सांसद कांग्रेस से भी उसी संख्या में रहे जो बीजेपी से रहे, टिकट मिलने की बात रहती है। और आज की तारीख में अगर पार्टी कहते हैं कि उमा भारती और प्रहलाद पटेल, अगर उमा भारती छोड़ जाए या प्रहलाद पटेल छोड़ जाए, एक दूसरे के खिलाफ टिकट दे दिया जाए तो दोनों चुनाव लड़ लेंगे। फिर लोधी क्या करेंगे कि एक साथ तो जाएंगे नहीं, किसी एक के साथ बटेंगे ही। ऐसा पहले हो चुका है ना, हाँ। छोड़ के जा चुके हैं, तब भी देख लिया। लेकिन समाज आके नहीं कहती ना कि किसी को टिकट दीजिए। समाज को यदि जाके कहती भी है तो लाया जाता है उसको। कभी समाज ने कहा कि किसको टिकट दीजिए, समाज को नेतृत्व मिलना चाहिए, ये मांग रहती ज्यादा से ज्यादा। वो कोई भी हो सकता है। तो आप देखिए ना, प्रहलाद पटेल जी की में ना उमा जी की काबिलियत पे किसी को संदेह है, जो शर्मा जी कह रहे हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने बाकी के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है क्या? समाज में नेतृत्व और देने की कोशिश की है क्या? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। क्या आपको चाहिए तो समाज का एक आपने ले लिया कि हाँ समाज के नेता हैं, इस नाते आप में काबिलियत है, आप आगे बढ़ गए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि समाज में जो काबिल लोग हों उनको आगे बढ़ाइए। तो आपको नेतृत्व उभारना पड़ेगा। लेकिन वहां क्या दिखता है? वहां भाई भतीजावाद दिखता है। उमा भारती आ जाएंगी तो स्वामी लोधी को ले आएंगी, प्रहलाद पटेल आ जाएंगे तो जालम सिंह को ले आएंगे। भाई बाकी समाज कहाँ है फिर? भाई ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना कि आप समाज की बात कर रहे हैं लेकिन समाज को बराबर क्यों नहीं ला रहे? आप बड़े नेता हैं, आप समाज की बात करते हैं, लेकिन ये कहानी एक समाज की नहीं है ना, जो आपने जिक्र किया, हम देख रहे हैं सारे समाज की कहानी है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो राजा हृदय शाह लोधी की शौर्य यात्रा ने एक बात तो साफ कर दी है कि इतिहास को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि उन गुमनाम पन्नों को पलटने की कोशिश थी जिन्हें मुख्य धारा के इतिहासकारों ने धूल में दबा दिया। लेकिन सवाल वही है कि क्या केवल नायकों के सम्मान की लड़ाई है, या फिर इसके पीछे सत्ता के ऊंचे गलियारों में अपनी हिस्सेदारी तय करने की एक बड़ी सियासी बिचात है। जब समाज का युवा अपने गौरवशाली इतिहास को लेकर सड़क पर उतरता है तो उसका असर केवल किताबों तक नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स तक भी जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकारें और राजनीतिक दल इस नर्मदा टाइगर के वंशजों के हुंकार को कितनी गंभीरता से लेते हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो कह ही दिया है कि उनका इतिहास पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनेगा, लेकिन क्या लोधी समाज की एकजुटता मध्य प्रदेश की राजनीति की नई दिशा तय करेगी? अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।